नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। और मैं आज आप लोगों को नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं के 2 पाठ की प्रश्नोत्तर सिर्फ बताने वाली हूँ। और दोनों पाठ जो है, पाठ 7 संस्कृति और सभ्यता और पाठ 8 देवताओं का अंचल कुल्लू। हालांकि ये दोनों पाठ मैंने पहले पढ़ा भी दिए हैं और प्रश्नोत्तर भी मैंने पहले इसके बता दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के जो आए थे मुझे कमेंट, उसमें वो चाहते हैं कि मैं प्रश्नोत्तर अलग से भी आप लोगों को समझाती जाऊं, बताते जाऊं दोबारा। तो मैं इसमें ज्यादा समझाऊंगी नहीं, क्योंकि प्रश्नोत्तर मैं पहले समझा चुकी हूँ, पाठ बना भी चुकी हूँ। तो मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस पाठ की मैं डाल दूंगी, लेकिन बहुत डिटेल में इसको मैं समझाऊंगी नहीं, शॉर्ट में ही समझाते जा रही हूँ। बस ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम जब तक यहाँ लिखा ना हो कि एक पद में उत्तर दें, एक शब्द में उत्तर दें, तब तक हम पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक एक वाक्य के उत्तर लिखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 वाक्य या 2 वाक्य में लिखे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा विस्तार जा सकता है, जिसमें 3, 4, 5 वाक्य तक आप लिख सकते हैं। हालांकि आप अभी 8 में हैं, इसलिए जैसे ही 9, 10 में जाएंगे आपके प्रश्न उत्तर लिखने का भी बढ़ता जाएगा। खासकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ जाता है। आईसीएसई बोर्ड में ज्यादातर सब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए कोशिश करती रहनी चाहिए कि शुरू से प्रश्नों के उत्तर लिखना खुद से सीख सके। मैं आपको जो बता रही हूँ उसको भी कोशिश कीजिएगा आप अपने शब्दों में उत्तर लिखने की, ठीक है। सभ्यता को हम कैसे जान सकते हैं? सभ्यता को हम सुख सुविधाओं और ठाठ बाट से जान सकते हैं, ठीक है। कहाँ की आदिवासी जनता पूर्ण सभ्य नहीं कही जा सकती? छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण सभ्य नहीं कही जा सकती। मनुष्य की क्या प्रकृति है? मनुष्य की प्रकृति है लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, वासना आदि। आदमी और जानवर में भेद कब नहीं रह जाएगा? जब मानव प्रकृति के दुर्गुण बेरोक छोड़ दिए जाएंगे, तब आदमी और जानवर में भेद नहीं रह जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने जो यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे, मानव प्रकृति के दुर्गुण बेरोक छोड़ दिए जाने पर आदमी और जानवर में भेद नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय, यानी ये 1 लाइनर आंसर होते हैं, लेकिन इस आंसर में थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। सभ्यता की पहचान किससे होती है? सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाठ बाट से होती है। प्राचीन भारत में ऋषिगण कैसे रहते थे? प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में फूस की झोपड़ियों में रहते थे। जंगली जीवों से प्यार करना, मोटे काम भी अपने हाथों से करना, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और पत्तों पर खाना, यही उनके रहन सहन थे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, हमारी संस्कृति का प्रभाव आत्मा के साथ कब तक चलता है? हमारी संस्कृति का प्रभाव आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। हमारी संस्कृति के रचयिता कौन है? हमारी संस्कृति के रचयिता ऋषिगण हैं। अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय है, इसको थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे पृष्ठ संख्या, पैराग्राफ या लाइन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 47 का सेकंड लास्ट पैरा और लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, लास्ट पैरा का सिर्फ फर्स्ट लाइन और सेकंड लास्ट पैरा पूरा जो है पेज नंबर 47 का। तो हम लोग निकालते हैं पेज नंबर 47 का सेकंड लास्ट पैरा। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन, फूलों में सुगंध। और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। एक और बात है जिसमें सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है इनके अंतर में। सांस्कृतिक रुचि किसे कहते हैं? अब इसको मैंने पूरा उत्तर लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि मिला जुला के लिखना था तो पूरा लिख दिया है। यहाँ पे शायद आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार। जब हम सांसारिक या भौतिक सुख के लिए कुछ करते या बनाते हैं, जैसे घर या कपड़ा, तो उन्हें सभ्यता कहते हैं। परंतु हम कैसा नक्शा
या बनावट उनके लिए चुनते हैं वे हमारी सांस्कृतिक रुचि कहलाती है। ठीक है, मतलब सभ्यता ये कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम अपने तरक्की को कैसे दिखाने वाले हैं, हमारे ठाट बाट को, हमारे रहन सहन को। ठीक है, लेकिन संस्कृति हम उसमें कौन सी चीज को पसंद करते हैं, क्योंकि सबके पसंद अलग हैं, तो वो पसंद आपकी संस्कृति बताती है कि आप सांस्कृतिक रुचि को बताती है। ठीक है, प्रकृति और संस्कृति में क्या भेद है? गुस्सा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, वासना आदि मनुष्य की प्रकृति है, उसका स्वभाव है, जिन पर अंकुश लगाकर इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना तथा इनके वश में न रहकर इन्हें अपने वश में करके उत्तम स्वभाव पाना संस्कृति है। समझ गए? दोनों को यहाँ पे बताया गया है। जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य का स्वभाव है उसको प्रकृति कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन उसको हम कितना अंकुश लगा पाते हैं, कितना हम उसको अपने वश में रख पाते हैं, अपने गुण और दुर्गुण दोनों को, वो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमें बताती है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार हमारी आत्मा का गुण है। संस्कार ही के अनुसार हमारा पुनर्जन्म निर्धारित होता है। हमारे द्वारा प्राप्त संस्कार भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है ट्रू फॉल्स है। संस्कृति की परिभाषा दी जा सकती है, पोशाक पहनने और भोजन में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा कहा जा सकता है, गलत। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति यानी मूल शब्द और उसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़े हुए हैं वो, तो ये मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। और प्रत्यय को मैंने बहुत विस्तार से अपने 3 वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसको समझ में नहीं आता तो उसको देख लीजिएगा कि कैसे कैसे बदलाव हुआ है, क्या तरीके हैं। फिर उपसर्ग में यहाँ पे यानी कि शब्द के पहले कौन से शब्दांश जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी उत्तर मैंने पूरा कर दिया है। आगे आते हैं कारक। लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, ये करण कारक है। यहाँ का से जो है लक्षण साधन होंगे, इसलिए ये करण कारक है। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, में अधिकरण कारक। लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है, अधिकरण कारक। यक उस किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, अधिकरण कारक। ठीक है, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के अर्थ स्पष्ट करना है, जिसकी कि यहाँ पे परिभाषा आपके लिए दी ही हुई है सारे। संस्कार किसको कहते हैं, संस्कृति किसको कहते हैं, तो ये जो परिभाषाएं दी हैं वो हमने लिखा भी है, उसी को आप यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देवताओं का अंचल कुल्लू, मैंने ये पाठ भी आपको बहुत विस्तार से समझाया है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें कमेंट भी मुझे मिले हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वीडियो में कोई परेशानी नहीं है, पाठ में कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार फिर से प्रश्नोत्तर ही करना है, जैसा कि आप चाहते हैं, तो वही सही कर लेते हैं प्रश्नोत्तर। और फिर उसके बाद जो 2 चैप्टर मैंने नहीं बताए हैं आप लोगों को, वीडियो नहीं बनाए हैं, वो 2 चैप्टर भी मैं वीडियो में बना दूंगी, जो कि चैप्टर शायद 9 है रीढ़ की हड्डी, और चैप्टर 10 जो है हिमयुग की वापसी। दोनों चैप्टर मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन बाल लीला चैप्टर मैंने पहले बनाया भी है और इसके फिर प्रश्नोत्तर बाद में अपडेट भी किए हैं, तो इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। इसकी क्वेश्चन आंसर मैंने अलग से भी बना करके दे दिया है, तो यहाँ तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत विस्तार में उसको समझाया है, हालांकि उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे मिले हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ प्रश्नोत्तर शुरू हो रहा है मौखिक प्रश्न से ही, इसको भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर तख्ती क्यों टांगे रहता था, तो इसको मैंने थोड़ा सा विस्तार में लिखा है, देखिए तो क्या है उत्तर। झूलना पुल पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है या था। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका ध्यान रखने के लिए चौकीदार अपनी पीठ पर तख्ती टांग कर लारी के आगे आगे चलता है। ठीक है, क्योंकि पुल जो है कमजोर है, ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलेगी, भारी गाड़ी होगी तो वो टूट सकता है, इसलिए
अपने गले में तख्ती टांग कर, अपने पीठ पर तख्ती टांग कर उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आगे आगे चौकीदार चलता है। कुल्लू प्रांत में किन ऋषि मुनियों का स्थान है? कुल्लू प्रांत में व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों का स्थान है। उसके बाद है मुनाल किस जाति का पक्षी है? मुनाल फेजेट जाति का पक्षी है। व्यास कुंड कहाँ स्थित है? व्यास कुंड रोहतांग की जोत पर स्थित है। कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल क्यों पड़ा? सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिर के कारण तथा रघुनाथ मंदिर में होने वाले सालाना देव सम्मेलन के कारण कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल पड़ा। झूलना पुल पर सुरक्षा की कौन सी व्यवस्था की गई है? झूलना पुल पर सुरक्षा के लिए झूलना पुल पर एक चौकीदार अपने पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में 4 मील रफ्तार लिखा होता है, लॉरी के आगे आगे चलता है तथा पुल के दोनों ओर पहरा रहता है ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई पुल के आर पार न जा सके। समझ गए? ये इतना ही उत्तर लिखेंगे, काफी है। उसके बाद है मणिकर्ण के पानी के स्रोतों की क्या विशेषता है? मणिकर्ण के पानी की उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल तक उबाले जा सकते हैं। कहीं पर सामान्य गर्म जल है जहां पर हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कहीं पर इतने गर्म है जहां पर चावल तक उबल सकते हैं। मनाली का नाम मनाली क्यों पड़ा? फेजेट जाति के मुनाल नामक पक्षियों के कारण, जो कि यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे मैंने पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर लिखा हुआ है। कुल्लू में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार का मेला लगता है? पेज नंबर 53, थर्ड लास्ट पैराग्राफ। तो किस प्रकार का मेला लगता है? पेज नंबर 53। दशहरे पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। तो यहाँ पे भी नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ की जगह आप लिखेंगे मनाली में बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि आप प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं ना, वहां पे मनाली के विषय में लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। साल भर का व्यापार प्रायः इस एक दिन में ही यहाँ पर हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई विदेशी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू, पट्टियां, पश्मीना, चरूत और अन्य प्रकार की खालें, रीछी, मिर्ग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ की, तरह तरह के जूते, मोजे, सिले सिलाए पोशाकें, टोपियां, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सिंह की कंघियां, देसी और विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीजें वहां आती हैं और देखते देखते बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है और जगमग रोशनी होती है। देखिए, ये ऊपर के जो 3 लाइन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, नीचे के 2 लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनमें से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, जिसको कि आप लिख सकते हैं और आदि लिख दीजिएगा कि ये सारी चीजें वहां पर ज्यादा वहां की मुख्य चीजें हैं, मूल चीजें हैं, वहां पे बनाई जाती हैं, इसलिए वहां पर इनके जो बिक्री होती है बहुत ज्यादा होती है। तो खरीद बिक्री बहुत ज्यादा इन चीजों की होती है, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों के करीब करीब साल भर का जो मेला से जो कमाई होता है, साल भर की कमाई इसी मेले से हो जाती है। मनाली की वस्तियों की विशेषता, पेज नंबर 54, सेकंड पैराग्राफ, ये पेज नंबर 54 में आते हैं। मनाली की 2 बस्तियां हैं, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजारों वाली बस्ती जिसे दाना कहते हैं, और दूसरी उसके करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव के मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर ब्यास नदी पर पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर तक चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है और स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा है। ठीक है,
रोहतांग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पेज नंबर 54 थर्ड पैरा में आते हैं। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से मील भर हटकर व्यास मुनि का स्थान है। यहाँ से व्यास नदी का उद्गम है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं वह भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है, बस केवल स्वर सुनाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है और अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है वह उतना अगले 50 मील में भी नहीं और उसके बाद के 500 मील में भी नहीं। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर का कोकसर पड़ाव है, जहां जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है वैसा दूसरा नहीं दिखता, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बच्चों, इसके आगे भी सौंदर्य का वर्णन तो है, लेकिन वो कोकसर जाने के रास्ते का है, रोहतांग का नहीं, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक मनाली में एक बड़ा उपन्यास क्यों लिखना चाहता था? पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मनाली के विषय में उपन्यास नहीं लिख रहे थे, मनाली में आकर अपने किसी उपन्यास को पूरा करना चाहते थे, इसलिए प्रश्न में थोड़ा सा मुझे गलती लगा था। तो ये उत्तर मैंने यहाँ पे बड़े विस्तार में लिखा, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, अगर जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप खुद से लिख लेंगे। लेखक ने जेल में रहते समय एक उपन्यास का ढांचा तैयार किया था और उसे अंग्रेजी में लिखा भी था, परंतु 4 साल जेल में रहने के बाद उन्हें लगा कि उनका उपन्यास बहुत बचकाना है। वह अपने उपन्यास में एक विद्रोही जीवन का चित्र खींचना चाहते थे और उनके विचार से चित्र खींचा भी अच्छा और सच्चा, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अधूरे ज्ञान के कारण उसकी भूमि वह सही नहीं बना पाए थे। लेखक अपने नए अनुभवों के आधार पर उस उपन्यास में परिष्कार और परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए इस गंभीर कार्य को पूरा करने तथा एक बड़ा उपन्यास लिखने के लिए वह एकांत की खोज में मनाली आ गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या घ, पहला है मणिकर्ण, जिसका उत्तर है तीर्थ स्थान। कुल्लू देवताओं का अंचल। मनुरिखी होगा मंदिर। मुनाल पक्षी। कोकसर पड़ाव। यहाँ पर साइड में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, सारे मैंने प्रश्न सुमेलित कर दिए हैं, जगह कम था इसलिए अलग से नहीं लिखा है। ठीक है। यहाँ से देवताओं का अंचल प्रारंभ होता है, यहाँ से, और का से जो है वो अपादान है और का जो है वो संबंध है। अगला है, व्यास नदी को रस्सी से पार किया। को कर्मकारक, से करण कारक। मंदिर में पूजा करने के लिए हम सब गए। में अधिकरण के लिए संप्रदान। मनाली ने उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। ने कर्ता और पर अधिकरण। ठीक है। अब है यहाँ समास विग्रह, मैंने लिख दिया है। जीवन का दर्शन, बंदी का जीवन, सौंदर्य की राशि, दृष्टि के क्षेत्र, भारत का समाज, और ये सब तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष। ठीक है। इक या ये प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, गलती से कोई निशान लग गया था। दार्शनिक, दर्शनीय, सांसारिक, भारतीय, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा निबंध है, अपने लेखन कला को विस्तार देने के लिए यात्रा वृत्तांत आदि जो है वो लिखने के लिए दिया हुआ है और कुछ विशेष नहीं है। तो फिलहाल इस दोनों पाठ को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और इन दोनों प्रश्नोत्तर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले वाले जो वीडियो हैं उनके लिंक भी डाल दूंगी, जिसको कि आप लोग देख करके अगर कोई शंका होगा तो उसका समाधान कर सकते हैं। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहता है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसकी सहायता से। और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।